तो इस वीडियो में हम लोग 70 से 80% अपना सिलेबस कर रहे होंगे। मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं यार आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है एंड टाइम पर बच्चे याद नहीं कर सकते, 8-8 9-9 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते आप लोग। इस टाइम पर आपको मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आप याद कर सको, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप इजीली याद कर सको। आपको मैं ज्यादा ओवरलोड नहीं दूंगा, विश्वास करो मेरे ऊपर। मैं बाकी लोगों की तरह आप ये नहीं करूंगा कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूं और कल से बोल दूं कि भैया देखो जो जो मैंने बोला था वो आया है, ये देखो ये क्वेश्चन। नहीं, मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितने में आपका 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाए। एक दिन में अगर आप लोग 80% भी कवर कर लेते हो ना तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ भैया थैंक यू, आपने ये मान के चला कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। मोलारिटी क्या होती नहीं पता, मोलालिटी क्या होती नहीं पता, नॉर्मलिटी क्या होती नहीं पता। मैंने बोला कि ये तो समझ में आता नहीं, यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, स्टार्ट यहीं से कर दो। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एम के साथ, इसको एम बोल दिया तो इसको क्या बोले, इसको स्मॉल एम बोल दो, इसको एन बोल दो। हाँ भैया इतना कर लेंगे। इसके बाद एन बाई वी, एन बाई डब्ल्यू, एन ई जी बाई बी, ये याद करो। एन बाई बी बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वॉल्यूम लीटर में आएगा। वेट मास किस में आता है, केजी में आता है। यहाँ पे सॉल्वेंट लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। एनईजी का बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट 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 सब जगह चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये हमारे पास है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में, केजी में, लीटर में। क्या ये तीनों चीजों को आप लोग एक साथ लिख सकते हो? 2 मिनट के अंदर अंदर लिख सकते हो तो लिख के बता दो। 2 मिनट में अगर आप ये तीनों चीजों को एक साथ लिख सकते हो अपने पेज पर बिना देखे तो आप लिखो, फिर आपको याद होंगे। कवर 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 लिखना कैसे भैया एग्जाम में, ये तो बताओ। लिखना सिखाता हूं, एक बार इसको देख लो, मोल फ्रैक्शन देख लो, फिर चारों को एक साथ बताता हूं कैसे लिखना है, क्या ट्रिक है आपकी। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके हिसाब से बता रहा हूं, कि जिन्होंने पढ़ रखा है वो डेफिनेशन बनाना आना चाहिए उन्हें। मैं ऐसे बच्चों को बताऊंगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। यहां पे लिखेंगे एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी। क्या हुआ इसका मतलब, देखो मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, लेट सपोज हमारे पास ए है और बी है तो ये टोटल मोल्स हो गए, ठीक है। हम लोग मान के चलेंगे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए है हमारे पास, एक बी है हमारे पास। ये हमारे पास इसके 4 मोल्स है, इसके 6 मोल्स है, कितने मोल्स हो गए, 10 मोल्स हो गए। इतना समझ में आ रहा है? इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। ए और बी क्या है मेरे पास, कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कितने मेरे पास, 4 हैं। टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, ए का। इसी प्रकार से मैं बी का पूछूं तो क्या बोलोगे, बी का पूछो तो यहां पे 6 आ जाएगा, नीचे टोटल, टोटल हमारे पास 10 आ जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो और क्या ये चीज लिख सकते हो? हाँ भैया लिख लेंगे। अब देखो आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं, जब भी आपको इस प्रकार के रेशो में चीजें दिखे, जब भी 1 के बट्टे में 1 दिखे तो आप लोग स्टार्ट करिए यहां से, जैसे कुछ भी हो उसको बोलो इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ लिख दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड यहां पे कुछ लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये जो चीजें लिखी हुई है, ये जो चीजें लिखी हुई है इनको यहां पे टैप दो बस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां टैप दो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और ये क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। बस इस तरीके से आप लिख सकते हो जब भी रेशो में दिखे। यहां पे रेशो में है तो कर लेना। यहां पे पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 लाख से गुणा करेंगे हम लोग किसका, सोल्यूट का, साथ में लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास की बात करेंगे हम लोग यहां पे। फिर आता है हमारे पास राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम में देखो पीपीएक्स, पीपीएक्स, एक्स बोल दो या जीटा बोल दो इसको। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको ये याद करना है, पी बोले तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, ए का। फिर लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन, प्योर कंडीशन पानी आपका बिल्कुल शुद्ध है लेकिन यहां पे हल्की फुल्की मिलावट है। अच्छा इक्वल लिख दिया मैंने। यहां पे लिखेंगे जीटा, जीटा में क्या लिखेंगे, ए है बी है ए है तो ए लिख दो। ये हमारे पास हो गया राउल्ट्स का नियम। लिखना कैसे है भैया, लिखना ये है, आपको ये नाम याद होने चाहिए, इसका और इसका नाम याद होना चाहिए। इसका नाम तो याद करा दिया, मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, ए का।
ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ऐसे करके याद रखेंगे। तो भैया ये क्यों बनाया आपने, ये बोल दो ना डायरेक्ट पी नोट ए का मल्टीप्लाई करके। हाँ, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आता है, अगर आप डिराइव करोगे पूरा तो कांस्टेंट आता है, इसलिए हम इसको ना बोलते हुए हम इसकी जगह लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख सकते हो, बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ लिख देंगे। चलो आगे देखो फटाफट से, हेनरी का नियम, हेनरी क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू केएच, हमारे पास हेनरी का कांस्टेंट, और यहां पे आप सी जाओ तो सी लिख दो या फिर जीटा लिख दो गैस का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कंसंट्रेशन ऑफ गैस की जगह पे हमने मोल फ्रैक्शन लिख दिया, और केएच हमारे पास हो जाएगा हेनरी का कांस्टेंट। अब इसी को देख देख के आप लोग फिर से बना लो, इसको आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, इसको आप लोग मोल फ्रैक्शन बोल दो, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोल दो, ये आपका हो गया हेनरी का नियम, ये हो गया आपका हेनरी का नियम। फिर आरएलवीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके आपको फॉर्मुलाज याद करने हैं। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, नोट लग गया मतलब प्योर कंडीशन में है, किसके बराबर, जीटा बी के बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू एमआरटी, पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ए हमारे पास मोलारिटी, आर हमारे पास रेट कांस्टेंट, टी हमारे पास टेम्परेचर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई साहब, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेट सपोज हमारा पानी, हमारे पास पानी है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, गर्म होता है, उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। मैं बोलूं इसमें मैंने नमक डाल दिया, लेट सपोज अब ये कितने डिग्री पे उबल रहा है, मान लो 101 डिग्री सेल्सियस पे ये उबल रहा है। कितना का डिफरेंस आया नमक डालने पे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, क्या बढ़ गया, बढ़ना बोले तो इलिवेट हो गया इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा टीबी बोल रहा है चेंज को, चेंज कितना है, डेल्टा टीबी की जगह आप लिख सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस का। ये ऐसा ट्रायंगल बनता है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है या फिर टेम्परेचर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन यहां तो चेंज को बता रहे हैं, चेंज इन डेल्टा टीबी, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। ये केबी इंटू एम लिखेंगे हम लोग, एम स्मॉल वाला लिखेंगे, एम बोले तो मोलालिटी, यहाँ पे केबी, यहाँ पे के एफ, क्या बोलेंगे, के एफ, केबी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, एफ बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, याद कर लोगे। इसको डिफाइन करना है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है केबी को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे अगर हमारे पास मोलालिटी 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो केबी हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। अगर ये मेरे पास 1 हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये लाइन लिख के आ जाना बस ऐसे करके। चलो हाँ भैया थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, एक बार पॉज कर लूं मैं वीडियो को, फिर लिख लिख कर देख लेता हूँ एक बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ तू देख ले, वीडियो को पॉज कर ले और लिख लिख कर देख ले सब कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है तेरे से, ठीक है। उससे पहले एक और काम करके चला जा, आइडियल और नॉन आइडियल का। आइडियल नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस आता है, फटाफट से करा देता हूं फिर रिवाइज कर लेना। आइडियल बोले तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, किसको, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, जो पी ए इज इक्वल टू पी नोट है जीटा ए के बराबर हो, मतलब सेम लाइन यहां से उठा के यहां चिपका दो, अब यही उठा के यहां पे चिपकाओ लेकिन इक्वल की जगह पे नॉट इक्वल लगा दो। एक दो पॉइंट याद करा दिए मैंने आपको, तीसरा पॉइंट याद करो, डेल्टा डेल्टा वी वी मिक्स 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 इक्वल्स टू जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां पे एच मिक्स भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। फॉलो राउल्ट्स लॉ, नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, डेल्टा वी मिक्स जीरो, यहां पे जीरो नहीं। चलो क्या याद कर लोगे, हाँ भैया याद कर लेंगे। वीडियो पॉज करो, लिख कर अभी देखो, अब भी देखो, वीडियो को पॉज करो, लिख के अभी देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हमारे पास चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पे हमारे पास गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आता है, गैल्वेनिक सेल बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताओ, ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग कंस्ट्रक्शन समझो, हमने लिया कंटेनर, एक और कंटेनर, 2 कंटेनर लिए, 2 हमने इलेक्ट्रोड लगाई, इलेक्ट्रोड किसके लगाई, जिंक की रोड हमने फंसा दी इस तरीके से। अब यहाँ पे सॉल्यूशन किस किस का है, यहाँ पे जिंक की रोड है तो जिंक SO4, कॉपर की है तो CuSO4, यहां पे हमारे पास कुछ इस प्रकार का सिस्टम बन गया। अब देखो मैं आपको हल्का सा ऊपर ऊपर समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना, घबराना मत कि भैया ये क्या बता दिया आपने, घबराना मत।
जिंक यहां से टूटेगा, अच्छा रो टूटेगी, हल्की हल्की सी यहां से टूटने लगेगी, ये पार्टिकल्स जो है इसके हल्के हल्के से पानी में घुलने लगेंगे, जब होता है घुल रही है, रोड हमारी घुल रही है, एक तरीके से सब बोल सकते हो। तो हल्के हल्के पार्टिकल्स जो जिंक के हैं वो टूटेंगे किस फॉर्म में, Zn2+ में टूटेंगे, जिंक 2+ में टूट जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे। अब यहां पे सॉल्यूशन में CuSO4 है, CuSO4 है तो Cu2+ होगा सॉल्यूशन के अंदर। अरे जो CuSO4 होता है वो पानी के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, आयंस बोले तो ये ऊपर प्लस माइनस लगाते हैं, Cu2+, ये हमारे पास आयन हो गया। अब ये आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कहां से आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड स्टेट में, मतलब ये जहां जाके चिपकता जाएगा, यहां पे जाके चिपकता जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये पतला होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा। तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि हमारे पास रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या हो रही है, 8 एनोड, 8 एनोड, एनोड क्या होता है अभी समझो, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है भैया, जिंक जो है जिंक 2+ में टूट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बन रहा है। बस इतना सा याद कर लो, इसी को देख देख के आप लिख सकते हो, जिंक 2+, Cu2+, Cu में, ये आपके पास कंडीशन बन गई। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी आएगी कि जिंक टूटता जाएगा, बहुत सारे जिंक 2+ यहाँ पे हो जाएंगे, इसलिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। भैया सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, अब मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ, पढ़ना चाहो कोई बच्चा ज्ञान लेना चाहता है तो ज्ञान लेना चाहे तो पढ़ लो, मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन सिंपल सी भाषा में ये समझो कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हमने लगा दिया, ठीक है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, अब टाइम नहीं है अपने पास, अब ज्यादा ज्ञानचंद मत बनो आप लोग, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो बस, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ऐसा करेंगे तो हमारे पास पूरा सिलेबस करने में 9-10 घंटे लग जाएंगे। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या होती है भैया, नस्ट इक्वेशन में आपको समझना ये है, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक हमारे पास जो मेटल होती है जिंक 2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो जिंक सॉलिड स्टेट में बन गया, इसको मैं लिख सकता हूं Mn+, n हमारे पास हो जाएगा 2, n हमारे पास 2, m बोले तो जिंक, n बोले तो फिर 2, e बोले तो इलेक्ट्रॉन, जिंक बोले तो मेटल। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, आप लोग इतना माथापच्ची मत करो, आप लोग सिंपल सी भाषा में ये वाला याद कर लो कि E ऑफ Mn, मेटल के ऊपर चार्ज, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मेटल में, ये Mn+ किसमें कन्वर्ट हुआ, m में कन्वर्ट हुआ, ये किसके बराबर होगा, E इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ, ई नोट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्योर कंडीशन नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग मानते हैं, स्टैंडर्ड क्या बोलूंगे, स्टैंडर्ड। नोट का मतलब पहले वाले चैप्टर में क्या होगा, प्योर कंडीशन में, सेकंड वाले चैप्टर में क्या इसका मतलब होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड। भैया स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो यहाँ पे आप लोग ये समझेंगे कि टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन ले लो आप लोग, इसके अलावा प्रेशर हमारे पास 1 atm बार का होगा और कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलार की होगी, ठीक है। भैया क्या लिख दिया आपने, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत समझो आप लोग, तो यहाँ पे आ जाओ, तो मैं समझाने लग गया था यहाँ पे, लेकिन समय कम है हमारे पास, इसलिए मैं आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, ठीक है। Mn+ m, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नोट, यहां पे लिखेंगे माइनस, RT/NF की जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, RT/NF की जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये नंबर याद रखना आप लोग, 0.059 अपॉन में आएगा n क्या है मेरे पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है, n, फिर यहां पे लिखेंगे log, अब यहां पे कंसंट्रेशन के हिसाब से इस तरीके से लिखना, 1 अपॉन में Mn+, 1 अपॉन में Mn+, ये वाला, ठीक है, ये आप लोग याद करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद करके जाएंगे। तो नस्ट इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला है, इसको याद करेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे नस्ट इक्वेशन होती क्या है, तो बोलेंगे ये एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशन है, रिलेशन किस किस के बीच में, 2 आदमी के बीच तो होना चाहिए कम से कम, वो रिलेशन होता है कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। इट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल का पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये आप लोग 2 याद कर लो, और यहाँ पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर को, बट यहाँ पे टेम्परेचर भी रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से समझेंगे
कि ये रिलेशनशिप है इसके बीच में और टेम्परेचर के बीच में। आई बात समझ में? ये थ्योरी हो गई, ये आपका याद करने का तरीका हो गया। चलो भैया, उसके बाद आगे एक दो क्वेश्चन तैयार करा दिए, तीसरा क्वेश्चन देख लो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सबसे पहले कंटेनर लेंगे, कंटेनर लिया भैया हमने, इसके अंदर हमने ग्लास जैकेट ली, ठीक है, ग्लास जैकेट। ग्लास जैकेट क्या होती है भैया बता रहा हूं, ग्लास जैकेट, ठीक है, ग्लास जैकेट, ग्लास जैकेट। अब ये है मेरे पास ग्लास जैकेट, समझा रहा हूं रे, रुको, कांच की, जो कांच की एक ग्लास जैकेट है हमारे पास, ठीक है, जैसे आप लोग जैकेट पहनते हो ना ठंड में, ऐसे हमने यहाँ पे एक जैकेट बना दी कांच की। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमारी ग्लास जैकेट हो गई, इसके अंदर एक और ग्लास जैकेट हम लोग फिट करेंगे, ठीक है, एक और ग्लास जैकेट हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। तो एक होगी आउटर ग्लास जैकेट, एक होगी हमारे पास इनर ग्लास जैकेट, आउटर ग्लास जैकेट और इनर ग्लास जैकेट। अब इसके अंदर मैं एक प्लेटिनम का वायर फंसाऊंगा, क्या करूंगा, प्लेटिनम का वायर डाल दूंगा इस तरह से, प्लेटिनम का वायर डाल दिया, प्लेटिनम के वायर से यहां पे एक छन्नी लगा दूंगा मैं, छन्नी लगा दूंगा, छन्नी समझते हो, छन्नी, ये छन्नी लगा दी, प्लेटिनम का वायर लटका दिया, उसमें छन्नी लगा दी नीचे। अब ये छन्नी होगी, ये प्लेटिनम की होगी, और यहाँ पे ये जो हमारे पास वायर है ये कैसा होगा, प्लेटिनम का होगा, प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम की छन्नी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे वर्ड आया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोले तो, स्टैंडर्ड बोले तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, वही चीज आपको लिखनी है, 1 एटीएम बार का प्रेशर होगा, ठीक है, 1 एटीएम बार का प्रेशर होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे आप टेम्परेचर लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर, उसके बाद हमारे पास आएगी कंसंट्रेशन, तो ये हो गया हमारे पास 1 एटीएम की कंसंट्रेशन, सॉरी 1 एटीएम नहीं बोलना चाहिए, 1 एटीएम का तो प्रेशर होगा हमारे पास, कंसंट्रेशन होगी हमारे पास 1 एम की, 1 एम बोले तो 1 मोलार, 1 मोलार, ठीक है। चलो भैया, इसके बाद यहाँ पे इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, किस चीज का सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है हाइड्रो, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा होगा वो भरा होगा HCl का, HCl, H आना चाहिए। अब यहां से मैं गैस पास करूंगा, कौन सी वाली, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मैंने यहां से पास करी, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। अब ये और ये हाइड्रोजन गैस यहां से HCl जो है वो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में, तो HCl जो है वो H प्लस Cl माइनस में, यहाँ पे H2, ये दोनों आपस में यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर, इस हमारी फॉइल के ऊपर रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन ऐसे करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जो H प्लस यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे जो H प्लस है वो गेन करेंगे और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वापस से होगा यही कि H2 गैस जो हो रही है वो H प्लस में कन्वर्ट हो रही है, और H प्लस जो है, जो H प्लस है वो H प्लस H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दोनों तरह से चीजें चलेगी। और जो गैस यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो H प्लस था, H प्लस गैस बन गया, वो गैस बन के यहाँ पे बुलबुले के फॉर्म में उड़ जाएगा, बुलबुले बन के यहाँ से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा बुलबुले के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ये आप लोग याद करेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनोड पे ही है, कैथोड पे ही है, उल्टा करना है जस्ट इसका। चलो आगे देखो, अब हमारे पास है फराडे का पहला नियम, फराडे का दूसरा नियम। फराडे के नियम क्या बोलते हैं, फराडे का नियम ये बोलता है, द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। ये बोलता है भैया हमसे कि जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतना ज्यादा ये जो मास है ना कॉपर का, ये यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतना हमारे पास मास डिपॉजिट होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे Z आ जाएगा, Z आ जाएगा, तो और Q को आप लोग करंट में कन्वर्ट कर सकते हो, Q इज इक्वल टू होता है IT, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको याद कर लो, बस कहानी का कुछ भी नहीं है इसमें, जितना ज्यादा करंट पास कर, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा Cu प्लस जो होगा यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, बस ये लिखना है आपको। फराडे का सेकंड नियम क्या बोलता है, सेकंड नियम हमारे पास सिस्टम कुछ इस प्रकार से होगा, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास यहाँ पे दूसरी इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, यहाँ पे CuSO4 है, दो अलग अलग सॉल्यूशन अगर हमारे पास होंगे तो जितना ज्यादा, और हम लोग चार्ज पास कर रहे हैं, चार्ज नहीं बोलना चाहिए, करंट बोलना चाहिए, करंट, यहाँ पे चार्ज की बात करी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे करंट की,
करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन द सीरीज। ये दोनों एक दूसरे सीरीज में कनेक्टेड है, ये देख सकते हो आप लोग, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये हमारा इससे कनेक्ट हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है। द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा या यहाँ पे मास डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, वो प्रोपोर्शनल रहेगा इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट वेट ये क्या होता है, सुनो, जैसा हमने नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट याद किया था वैसे यहां पर है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपका काम है याद करना। वहां पे क्या था, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यहां पे आ जाएगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसका मतलब है W इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू E, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर कांस्टेंट को हम लोग बोल सकते हैं W अपॉन E। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे W1 अपॉन में E1, W2 अपॉन में E2। ठीक है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप लोग चाहो तो यहाँ फिनिश कर दो, आप लोग चाहो तो एक स्टेप और आगे बढ़ा के W को एक तरफ रख लो, E को एक तरफ रख लो, यहां पर भी जाके फिनिश कर सकते हो। ओके, चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताओ। कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम लोग लिखते हैं कप्पा से। सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट L बाई ए, लेंथ अपॉन में एरिया, लेंथ अपॉन में एरिया। जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है तो इसकी लेंथ ये हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। तो लेंथ अपॉन में एरिया L बाई ए, L बाई ए। अच्छा, तो L बाई ए हो गया, ये हमारे पास कप्पा हो गया, कप्पा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है हमें। तो कप्पा क्या होता है, मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी उल्टी होती है रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो मतलब 1 बाय रेसिप्रोकल कर दो, ये मेरे पास कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो क्या कंडक्टिविटी को मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अब एल ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा मेरे पास 1 बाई आर एल बाई ए। अब यहां पे 1 बाई आर एल बाई ए, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो 1 बाई आर क्या होता है, जिस प्रकार से रेजिस्टिविटी का उल्टा होता था कंडक्टिविटी, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। समझने की कोशिश करो, कंडक्टेंस क्या होता है, किसी वायर का मैं आपसे पूछूं कंडक्टेंस अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वायर हमारे लिए अच्छा है, हम घर में लेके आ सकते हैं। जिसका रेजिस्टेंस अच्छा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा हम लाएंगे घर पे, नहीं लाएंगे, रेजिस्टेंस हमारे लिए बुरा होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इस तरीके से याद करेंगे। और एल बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट, अभी बताया था एल बाई ए सेल कांस्टेंट हो गया। चलो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या हो गया हमारे पास, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। चलो भैया ये हो गया हमारे पास, आगे देखो, आगे हमारे पास है मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे याद कर सकते हैं, एक झटके में देखना। इट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, हर एक चीज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हो या फिर मोलार कंडक्टिविटी हो, ये सभी क्या है, ये सभी की सभी कंडक्टेंस ही हैं, सभी कंडक्टेंस ही हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं अक्षय कुमार कौन है, आप बोलोगे एक्टर है, इसके अलावा सोनू निगम कौन है, सिंगर है। आप क्या हो, भैया मैं इंसान हूं, लेकिन आप सभी लोग इंसान हो, आप सभी लोग इंसान हो, ये तो आपने कैटेगराइज कर दिया उन लोगों को। तो ये भी कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, सब के सब कंडक्टेंस ही हैं, ठीक है। लेकिन सब स्पेशल स्पेशल केस में है। मोलार कंडक्टिविटी कंडक्टेंस कब कहलाएगा, मोलार कंडक्टेंस मोलार कंडक्टिविटी कब कहलाएगा, जब इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगाएंगे। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट यूनिट डिस्टेंस। अगर हमारे पास इस प्रकार की इलेक्ट्रोड है, ये दोनों एक दूसरे से एक यूनिट डिस्टेंस पर रखी हुई है, यूनिट डिस्टेंस पे रखी, यूनिट डिस्टेंस बोले तो जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे पास एक यूनिट डिस्टेंस हो गई, यूनिट डिस्टेंस पे रखी हुई है, अपार्ट एंड कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर
जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलार। मोलार, ठीक है, 1 मोलार, या फिर आप बोल सकते हो 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो, ठीक है, 1 मोलार बोल दो, या फिर 1 कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो याद करने की ट्रिक देखना, यहां पे 1 मोल, मोल से याद करेंगे मोलार कंडक्टिविटी। अब सेम टू सेम आपको यहां पे छापना है, यहां पे मोल की जगह पे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, बस बाकी सेम टू सेम एज इट इज छाप के आ जाना। मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दोनों याद हो जाएंगे एक साथ, चलो भैया याद कर लेंगे हम। ये भैया हमसे याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा, इतना कर लिया बहुत है हमारे लिए। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, मत करो याद। अब इसको देखो, इतना याद कर लोगे, इतना याद कर लोगे। अब सुनना 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 सुनना, ये याद करो, इसको डिफाइन करते हैं लैम्डा, मोलर कंडक्टिविटी m, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी EQ 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 EQ। इसको इसको एक झटके में याद करते हैं, K इंटू 1000/A। K हमारे पास कप्पा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हो, अपॉन में यहां पे कप्पा 1000/n। n हमारे पास क्या है, नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ग्राम इक्विवेलेंट, ये नॉर्मलिटी में यूज करते थे तो n आ जाएगा यहाँ। भैया कर लेंगे याद, इतना तो कर सकते हैं आपके लिए, आपने इतना कटवा दिया हमारे लिए, अब इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ इतना कर लो। अब बात आती है, मोलार कंडक्टिविटी कर लोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर लोगे, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब अगर आप, जैसे आपके पास मोलार कंडक्टिविटी कंटेनर है, उसकी मोलार कंडक्टिविटी आपने निकाली, आपने उसमें पानी डाल दिया, अब बोलोगे अब बता इसके अंदर मोलार कंडक्टिविटी कितनी है, क्या बोलोगे, कम हो गई कि ज्यादा हो गई, आपको ये बताना है। तो अगर आप डाइल्यूशन करते हो, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस कप्पा, कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बाकी कंडक्टिविटी, वेरी सॉरी यहां पे एक चीज हमने लिखी हुई है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और लैम्डा n। यहां पे आपसे इतना नहीं पूछेंगे वो, यहां तो हमने ये नोट जो है ये हमारे सुपर पीडीएफ के नोट्स हैं, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भैया 70 से 80% के लिए, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड देखें तो आपसे कंडक्टेंस नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ये दो चीजें, आपसे कंडक्टिविटी पूछेंगे कप्पा, कप्पा, तो कप्पा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। अगर आप डाइल्यूशन करोगे, कंडक्टिविटी कप्पा जो होगा वो घट जाएगा, बाकी ये और ये दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर पानी डालोगे ये भी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या शॉर्टकट में आप लोग याद कर सकते हो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको याद करो। तो कंडक्टिविटी हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर हम लोग फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो याद कर लो यार फटाफट से, चलो ये आगे बताओ, कर लेंगे इतना तो हम। हाँ अब हमारे पास है कोलरोस्ट लॉ। कोलरोस्ट लॉ क्या होता है, साथ में उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। कोलरोस्ट लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओ भैया क्या लिख दिया ये, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट समझते हो ऐसा, मोलार कंडक्टिविटी ऐसे करके आप लोग m बना दो। मोलार कंडक्टिविटी पढ़ा था ना, मोलार कंडक्टिविटी। हाँ किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, भाई इलेक्ट्रोलाइट बोले तो जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलाइट होती है। अच्छा तो मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास क्या होती है, ये होती है, ये होती है फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, हटाओ इसको, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू द सम टू द सम टू द सम टू द सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन, molar conductivity of its cation, molar conductivity of its anion, and the sum of molar conductivity of its cation and its anion at infinite dilution with each cation and anion, with each cation and anion multiply by the number of that cation and number of that anion present in that electrolyte। नहीं आया भैया समझ में, नहीं आया भैया माथे के ऊपर जा रहा है, समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बहुत इजी समझ में जाएगा आपको। लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग निकालते हैं NaCl के लिए, NaCl के लिए, ठीक है। NaCl के लिए, NaCl क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर पूछे NaCl कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे भैया Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये लैम्डा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट के लिए जब बात करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। अगर कंप्लीट आयंस की बात कर रहे हैं तो उनको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी,
किसकी, Na की, Na प्लस की, प्लस में लगाएंगे, मोलार, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके लिए, Cl माइनस के लिए। इतना लिख लोगे, इतना लिख लोगे, इतना लिख लोगे। अब आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे Na कितने हैं हमारे पास, हमने बोला यहाँ तो 1 है, ये कितना है हमारे पास, ये भी 1 है, तो ये हमारे पास आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो यही देखो, ये V प्लस का मतलब है प्लस वाला कितने नंबर है यहाँ पे, तो अगर 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिखा। V माइनस हमारे पास कितना है, V माइनस कितना है हमारे पास, तो मैंने बोला वो भी हमारे पास 1 है। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनना, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट is equals to the sum of molar conductivity of its cation and molar conductivity of its anion। cation and anion की molar conductivity का सम किया, साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है, with each cation anion multiply by the number of that cation नंबर 1 2 3 नंबर होते हैं ना, गिनती होती है, नंबर ऑफ दैट cation एंड नंबर ऑफ दैट anion प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। बस समझ में आ गया क्या, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो यार, 2 बार हो जाएगा आपसे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लो। अब यहीं पे आपके लिए एप्लीकेशन बन जाएगी, यहां से लेके यहां तक के लिए। ये किसी भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। मोस्टली स्ट्रॉन्ग के लिए तो सभी काम कर लेते हैं, ये स्पेशली वीक के लिए भी काम करता है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बात चाहो तो आप लोग इन दोनों तीनों में से 2 और याद कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी याद कर लो। ठीक है, इसको आप लोग रट लो, मैं तो बोलूंगा रट लो, बाकी आपके ऊपर है, अगर याद नहीं भी होता है तब भी आपको 4 में से 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर इसके, 1 नंबर इसका, 3 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर लाना है तो एक और याद कर लो। ठीक है, जितना आपसे याद हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार उतना कर लो। चलो अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 3। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने शक्कर डाल दी, मान लो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, अब मैंने इसमें शक्कर डाल दी, शक्कर, शक्कर मेरे पास रिएक्टेंट है, अभी क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें पानी डाला हुआ है ऑलरेडी। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, शक्कर और पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शक्कर पानी बनेगा। मान लो मुझे शक्कर का घोल पीना है, शक्कर पानी मेरे पास प्रोडक्ट रहेगा। तो मैंने क्या बोला आपसे, इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। धीरे धीरे शक्कर क्या होती जाएगी, डिसअपीयर होती जाएगी समय के साथ साथ। और समय की बात हम लोग कैसे करते हैं, रेट के फॉर्म में, रेट बोले तो डी/dt। शक्कर जो होगी वो डिसअपीयर होती जाएगी, और आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, और हमारे पास क्या मिलता जाएगा, शक्कर पानी बनता जाएगा, शक्कर पानी बनता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, ये वर्ड लिखना मत भूल जाना, रेट, द रेट, रेट का मतलब होता है डी/dt। चलो अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर पे हमारा रेट अफेक्ट होता है, मतलब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप लोग बोल सकते हो। तो भैया शक्कर पानी, अगर गर्म पानी होगा तो उसमें जल्दी मतलब उसमें जल्दी शक्कर घुलेगी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे हमारी रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन के ऊपर बात करें, कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे शक्कर की तब भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे शक्कर के वो ज्यादा हो जाएंगे, आसानी से कोलिजन कर सकेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे बढ़ेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार का आप लोग रिएक्टेंट लेते हो। तो शक्कर आपके पास है, शक्कर क्यूब के फॉर्म में भी आती है, शक्कर पाउडर के फॉर्म में भी आती है। अगर पाउडर रखोगे जितना ज्यादा उसका, आप लोग बोल सकते हो जितना पार्टिकल छोटा होगा, पार्टिकल छोटा ना बोलते हो, अगर हम लोग अच्छी भाषा में बात करें तो बोलेंगे सरफेस एरिया। जैसे यहां पर है, ये शक्कर का एक क्यूब है, इसी जगह पे मैं बोल दूं आपसे शक्कर के पार्टिकल्स है हमारे पास, शक्कर के पार्टिकल्स हमारे पास है। तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया इसका, सरफेस एरिया छोटा छोटा सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, ये जो है इसको अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो आप लोग बोल सकते हो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट, हाँ भैया अच्छे कैटलिस्ट यूज करोगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करोगे तो रिएक्शन बढ़ेगी। रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी रिएक्शन, जैसे हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। पौधा है, पौधे को आप लोग घर में लेके जाओ
तो उसकी स्पीड बहुत धीमी होगी ग्रो होने की, लेकिन उसको सनलाइट में रखोगे, अच्छी प्रॉपर सनलाइट दोगे तो वो अच्छी तरीके से जल्दी से ग्रो हो जाएगा। चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो रेट लो क्या होता है। रेट लो क्या होता है समझ लो। देखो रेट लो ध्यान सुनना, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। पहला ही वर्ड लिख देना एक्सपेरिमेंटल। इट इज एक्सपेरिमेंटल लो इन विच द रेट रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। इसमें जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जहां पे x नंबर ऑफ ए y नंबर ऑफ बी रिएक्ट करा और हमारे पास प्रोडक्ट मिला। तो हम क्या बोलेंगे भैया कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR। अब मैं आपको डायरेक्ट रेट भी लिख दूं, रेट भी लिख सकता हूं। रेट बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे एक्स वाई जो लिखे आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो ये लो गलत हो जाएगा। आपको बोलना है कि ये एक्स और वाई, इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनको आपको एक्सपेरिमेंट से निकालना है, एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे मान लो पी हमारे पास आया और यहाँ पे हमारे पास क्यू आया, ठीक है, पी एंड क्यू ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। ये हमारे पास होगा रेट लो, ठीक है। यहाँ पे वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया था, यहाँ पे हमने बी ए बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिखा था। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा, यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे मैंने पी क्यू लिखा। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे, पी और क्यू क्या निकलेंगे? एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए को लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स वाई हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और के हमारे पास रेट कांस्टेंट। अगर यहाँ पे के और लगा लेना, के हमारे पास रेट कांस्टेंट, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखोगे तो उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हो जाएगा ये। हाँ भैया आगे बताओ, आगे देखो कितने मिनट का वीडियो हो गया अभी। चलो ठीक है, आगे देखो। Order of reaction, order of reaction, order of reaction is defined as the sum of power which are raised on the concentration term in the rate of reaction. Order of reaction क्या होती है? अभी मैंने बताई थी ना आपको। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास आया था P और Q। अगर P और Q को जोड़ दोगे, P और Q को जोड़ दोगे तो वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। P और Q को जोड़ दोगे, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें हमारे पास A B C है, लेकिन A B C से हमें कोई काम नहीं है, इसके नए निकलेंगे P Q R निकलेंगे। P Q R को जोड़ दोगे, P Q R को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो जोड़ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम। सम किसका? सम पावर का। ये पावर का, किसके पावर का? विच आर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर चढ़ी हुई है, रेज हो रखी है, उनको जोड़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे यहाँ पे H2Cl2 और यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, तो ना इस पे डिपेंड करेगी ना इस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ठीक, इन पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सनलाइट पे डिपेंड करती है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलारिटी में क्या अंतर है? हाँ मोलारिटी, मोलिकुलरिटी आएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पे मोलिकुलरिटी आएगा, मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर होता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो समझ में आ गया, ये होता है, इनको सम कर दो। मोलिकुलरिटी क्या होती है? देखो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन में मान लो 10 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करने के लिए गए कि भैया हम आएंगे आपके लिए, हम लड़ाई करेंगे आपके दुश्मनों से। 10 लोग गए, 10 लोग में से चले चले चले, आधे रास्ते में बोला 2-4 आदमी ने, क्या युद्ध होगा वहां तो जान माल का खतरा है। 4 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 4 लोग मान लेते हैं, 4 लोग पीछे हट गए, बचे कितने? 10 लोग चले थे, 4 लोग पीछे हट गए, बचे कितने? 6 लोग। तो एक्चुअल में युद्ध कितने लोगों ने लड़ा? 6 लोगों ने लड़ा, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती, मोलिकुलरिटी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रेट ऑफ रिएक्शन, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बोले तो जो सिंगल स्टेप में होती है, उसमें पता चल रहा है 2-3 स्टेप में युद्ध हो रहा है, 2-3 स्टेप में युद्ध हो रहा है। हमारा जो पहला युद्ध हुआ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, वो मॉलिकुलरिटी होगी पहले युद्ध की। दूसरे में कितने पार्टिसिपेट किया, वो दूसरे की होगी, तीसरे की, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो हम लोग लिखते हैं मॉलिकुलरिटी को, इट इज द चलो एक चीज आप लोग चेंज कर लेना, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना मॉलिकुलरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ molecules participate it is the total number of molecules participate in elementary
एलिमेंट्री स्टेप या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन आप लोग बोल दो, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दो, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हमारे लिए मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोग ये लिख देना। उसके बाद मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग गिन सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये PQR हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, मॉलिक्यूल्स या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, जैसे ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये 0 भी हो सकती है। मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती कभी भी, ऐसा हो नहीं सकता कोई मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट ही ना किया हो, फिर तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स बहुत है, इतना कर लो। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ROR। ROR, लेट सपोज हमारे पास रिएक्शन हो रही है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे X मान लेते हैं, यहाँ पे Y मान लेते हैं, K हमारे पास कांस्टेंट हो गया, जिसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे हमारे पास A, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। इसकी पावर क्या लगा दूं मैं? P मान लेता हूँ, इसकी Q लगा देता हूँ। अच्छा भैया, तो आपसे पूछा है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप बोलोगे ये कांस्टेंट है, और रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको मैंने स्टार्टिंग में याद कराई थी। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग बता देना, और के हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब हो सकता है? जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B 1 हो जाए। अगर ये भी मेरे पास 1 हो जाएगी, 1 मोलार हो जाएगी, और B भी मेरे पास 1 मोलार हो जाएगी, तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू 1 मोलार, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद और क्या चीज लिखी हुई है भैया हमारे पास? इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये तो कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। इट इज जनरली डिक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ये जनरली जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पीड हमारी कम होती जाती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता। इसकी जो यूनिट होती है वो आप लोग लिख देना मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसकी जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जिस ऑर्डर की बात करेंगे उस ऑर्डर की बात उसके हिसाब से रहेगी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। हाँ, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, हमने दोनों जगह पे सेम चीज लिख दी है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे समझा दूंगा आपको। यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और यहाँ पे आप लोग इसको काट के लिख देना एक्टिवेशन एनर्जी। जरा ध्यान समझो, मान लो ये यहाँ पे आप हो, आपसे मैं बोलूं कि अगर मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊं और आप कहीं भी कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे, तो आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो केमिस्ट्री में बिना कुछ पढ़े? आप बोलोगे भैया हम 5 मार्क्स लेके आ सकते हैं। कैसे लाके आ सकते हो? तुक्का मार के लेके आ सकते हैं। 5 नंबर आप लोग लेके आ जाओगे, 5% मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। पास होने के लिए चाहिए आपको 33%, मतलब कितने नंबर की सहायता आपको और चाहिए? तो बोलोगे 28 नंबर की सहायता और चाहिए। तो टोटल नंबर जो आपको चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नेसेसरी टू पॉज अ केमिकल चेंज। तो वही बात यहां पर है, किसी मॉलिक्यूल को, लेट्स सपोज हमारे पास ए मॉलिक्यूल है और बी ऑलरेडी है, उससे हमारे पास रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। तो अगर हमारे पास ए की एनर्जी 33% हो गई, मतलब वो पास हो गया, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी प्रकार से चीजें हमारे पास होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ऑलरेडी 5% था, 28% और चाहिए, तो 28 मेरे पास हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी और चाहिए ताकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो वहां एनर्जी जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए ताकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी में से नॉर्मल एनर्जी को माइनस कर दो, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कर लोगे, सिंपल है। आगे आ जाओ। ये दो आपके लिए छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी कर जाओ, एग्जाम में पूछ ले आपसे। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर? नहीं भैया, एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। कितने एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका एक्टिव मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अर्हानियस समीकरण, इसको आप लोग डायरेक्ट याद करके चले जाना। देखो ये और ये दोनों सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे ए आएगा। ए आपके पास क्या है, अर्हानियस कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। K इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी। ये आपको रट लेना है, तुक्का मार के आ जाना, ऑब्जेक्टिव आएगा कल। ये दो ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आने के पूरे पूरे चांसेस है। चलो आगे देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डेरिवेशन रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आल्सो प्रूव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड। अब ये थोड़े से बड़े आपके लिए हो जाते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करने को बोलेंगे। अब आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोग ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लो, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी, कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टी। हाफ लाइफ के लिए पूछे तो आप लोग ये वाला याद कर लो, हाफ लाइफ के लिए पूछे तो आप लोग ये वाला याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आर नोट आएगा, ध्यान रखना, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, आर नोट आएगा, आर नोट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की तो ये वाला रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं मैं तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको ये वाला अच्छे से याद करना है। ये हमारे पास के का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये टी हाफ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, हाफ लाइफ के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको ध्यान से याद करना, 0.693 अपॉन में की, ठीक है। अगर आप लोग यहां से भी डायरेक्ट याद करोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए तब भी काम हो जाएगा, 2.303 अपॉन में टी log 10 आर नोट बाई आर। यहां पे आप लोग क्या करेंगे, आर की जगह पे रखेंगे आर नोट बाई टू, क्योंकि हमारा जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है हमारी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी उसकी आधी हो गई, आधी होगी मतलब आर नोट का आधा हो गया, तो आर की जगह पे रखना है आर नोट बाई टू। बाकी पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के।